कहानी की शुरुआत एक बेहद ही खतरनाक जंगल से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर लियो अपने खोए हुए बेटे की तलाश में पूरे जंगल में भटक रहा था। तभी अचानक उसे पास से किसी की चीख सुनाई दी। जैसे ही वो बंदूक उठाकर आवाज की तरफ बढ़ा, तभी उसे सामने कुछ भालू के बच्चे दिखाई दिए। इससे पहले कि वो खतरे को भांप पाता, तभी अचानक पीछे से एक विशाल भालू पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसने अपने खतरनाक जबड़ों से उसकी पीठ को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो वो अपने विशाल पंजों से लियो को बेरहमी से नोचने लगा। दर्द से तड़पता लियो जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन वह खूंखार जानवर उसे छोड़ने के बजाय बेरहमी से जमीन पर पटकता रहा। कुछ ही सेकंड में लियो की हालत इतनी खराब हो गई कि वो ठीक से हिल भी नहीं सका। तभी भालू ने अपना भारी पंजा उसके सिर पर रख दिया, लेकिन लियो फिर भी बिल्कुल शांत पड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि जरा सी भी हलचल उसकी जान ले सकती है। थोड़ी देर बाद भालू उसे मरा समझकर वहां से चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर लियो ने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और वापस मुड़ते भालू पर गोली चला दी। लेकिन गोली लगते ही भालू और ज्यादा भड़क गया। उसने पलटकर अपने पंजों से लियो के गले को चीर दिया और एक ही झटके में उसने अपने खतरनाक जबड़ों से उसके कंधे को फाड़ डाला। हालांकि गोली लगने की वजह से भालू भी अब कमजोर पड़ने लगा था, इसलिए मौका देखते ही लियो ने तुरंत अपना चाकू निकाला और जैसे ही भालू उसकी तरफ बढ़ा, तभी उसने पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। लगातार हुए हमलों से अचानक भालू कमजोर पड़ गया और अगले ही पल दोनों तेजी से ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे और करीब 400 किलो वजनी वो भालू आखिरकार सीधे लियो के ऊपर आकर मारा गया। कई घंटे दर्द में पड़े रहने के बाद लियो किसी तरह रेंगते हुए अपने कैंप तक पहुंचा और काम आने वाला सारा सामान इकट्ठा कर लिया। इसके बाद वह भालू की खाल पहनकर एक सड़ चुकी भैंस की लाश के पास पहुंचा। फिर उसने उसकी हड्डी तोड़ी और अंदर का बचा हुआ मांस खाने लगा। भले ही मांस बुरी तरह सड़ चुका था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी तरह रेंगते हुए लियो नदी किनारे पहुंचा और अपनी बोतल भरकर पानी पीने लगा, लेकिन गहरे जख्म की वजह से पानी गले से बाहर बहने लगा। वह जानता था कि बिना खाने के कुछ दिन जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन बिना पानी के ज्यादा देर टिक पाना नामुमकिन है। इसीलिए उसने तुरंत सूखी घास इकट्ठा की। फिर उसने बारूद निकालकर उसका थोड़ा हिस्सा अपने जख्म पर लगाया, जबकि बाकी बारूद घास पर डाल दी। इसके बाद उसने पत्थरों को रगड़कर किसी तरह आग जलाई और कांपते हाथों से जलती हुई लौ को धीरे धीरे अपने गले के जख्म के करीब ले आया। अचानक लियो दर्द से बेहोश हो गया। पेड़ पर बैठा कौवा जो नदी किनारे पड़े लियो को देखकर दावत की उम्मीद कर रहा था, खुद उसका रात का भोजन बन गया। हालांकि इतने से खाने से उसका पेट भरने वाला नहीं था, इसलिए भूख शांत करने के लिए वो भेड़ बकरियों की तरह पत्थरों के बीच से घास की जड़ें निकालकर खाने लगा। तभी अचानक पीछे से हलचल हुई और उसने हिरणों के एक झुंड को नदी पार करते देखा, लेकिन बिना बंदूक के वह कुछ नहीं कर सकता था। आदत से मजबूर होकर उसने लकड़ी की एक छड़ी उठाई और उसे बंदूक की तरह पकड़कर ट्रिगर दबाने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद जब लियो एक चट्टान पर अपना नाम लिख रहा था, तभी अचानक उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, तभी उसे समझ आ गया कि वे दुश्मन कबीले के लोग हैं जो जंगल में उसके कबीले के लोगों का शिकार करने के लिए घूम रहे हैं। लियो तुरंत समझ गया कि अगर वह उनके हाथ लग गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह चुपचाप पीछे हटता हुआ एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। लेकिन तभी पानी पीने आए एक आदिवासी की नजर आखिरकार उस पर पड़ गई। पकड़े जाने के डर से लियो तुरंत नदी में कूद पड़ा और तैरकर उनसे दूर भागने लगा, लेकिन वे लोग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने ऊपर से उस पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। हालांकि सही समय पर लियो ने अपना सिर पानी के अंदर डुबो लिया। बहते पानी के बीच अचानक उसे अपने बेटे की याद आई। जिस बेटे को ढूंढने के लिए वह इस खतरनाक जंगल में आया था, वह असल में अब जिंदा नहीं था, क्योंकि उसके ही एक खास दोस्त ने सिर्फ $300 के लिए उसके बेटे को बेरहमी से मार डाला था। और अब लियो उसी आदमी से बदला लेने के लिए इस जंगल में भटक रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी खुद की जान खतरे में थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि बहता पानी उसे दुश्मन कबीले से काफी दूर ले आया है। मौत के मुंह से निकलने के बाद आखिरकार लियो ने नदी में बहती एक लकड़ी को पकड़ लिया। कुछ देर बाद वह बड़ी मुश्किल से उस सड़ी हुई लकड़ी के सहारे नदी के किनारे तक पहुंच गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा में उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन राहत की बात यह थी कि वह अभी तक जिंदा था। जब उसने कपड़े हटाए, तब उसने देखा कि अब उसके जख्म सड़ने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे हर हाल में आगे बढ़ना था। इसलिए वह सीधे नदी के अंदर उतर गया। एक एक्सपर्ट शिकारी होने की वजह से उसने मछली पकड़ने के लिए पानी में पत्थरों से जाल जैसा घेरा बना दिया। कुछ देर बाद एक मछली उसमें फंस गई, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि लियो उसे पकाने की बजाय कच्चा ही खाने लगा। तभी उसे किनारे से किसी चीज की आवाज आई। वह बड़ी मुश्किल से मिट्टी के छोटे टीले को पार करके आगे पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हजारों जंगली भैंसें बर्फीले मैदान में एक साथ दौड़ रही थी। उन जंगली भैंसों में से एक को भेड़ियों के झुंड ने चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास मौजूद हजारों भैंसों में से कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। लियो वहीं छिपकर
रात होने का इंतजार करता रहा ताकि भेड़ियों के छोड़े हुए शिकार से कुछ खा सके, लेकिन उससे पहले ही कोई और वहां पहुंच चुका था। उसने दूर से देखा कि दुश्मन कबीले का एक आदमी मशाल दिखाकर भेड़ियों को भगा रहा था। अब वह शिकार पूरी तरह उसी आदमी का हो चुका था, लेकिन भूख से बेहाल लियो ने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उधर वह आदमी कच्चा मांस ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। जैसे ही उसने लियो को अपनी तरफ आते देखा, तभी उसने तुरंत अपने धनुष बाण निकाल ली। यह देखकर लियो दोनों हाथ उठाकर घुटनों के बल बैठ गया ताकि सामने वाला समझ जाए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। इसके बाद वह जमीन पर लेटकर उसे खाने की भीख मांगने लगा। कुछ पल उसे गौर से देखने के बाद जब उस इंडियन को यकीन हो गया कि लियो से उसे कोई खतरा नहीं है, तब उसने धीरे धीरे अपना धनुष नीचे कर लिया। लेकिन उसने तुरंत लियो को खाना नहीं दिया। वह खुद आराम से बैठकर मांस खाने लगा। उधर लियो बार बार इशारों में उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। आखिरकार उसकी हालत देखकर आदिवासी ने मांस का एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। भूख से बेहाल लियो उसे किसी भूखे जानवर की तरह तुरंत खाने लगा। कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाने के बाद लियो को वहीं गहरी नींद आ गई। अगली सुबह उस आदमी की नजर लियो के सड़े हुए जख्मों पर पड़ी। तब लियो ने इशारों में अपनी पूरी आपबीती सुनाई और भालू का पंजा दिखाकर यह भी साबित किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा। इतने गहरे घाव और भालू का पंजा देखकर आखिरकार उस आदमी को उसकी बातों पर यकीन हो गया। इसके बाद लियो आदमी के चितकबरे घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उधर फिट्स, जिसने बेरहमी से लियो के बेटे को मारा था, अपनी जान बचाने के लिए लगातार जंगल में भटकता हुआ दक्षिण दिशा की तरफ ही बढ़ रहा था। इसी बीच लियो और वह आदमी काफी दूर चलने के बाद एक सूखे पेड़ के नीचे कुछ देर रुककर आराम करने लगे। दोनों आसमान से गिरती बर्फ को जीभ से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस पल उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी परेशानियां कुछ देर के लिए गायब हो चुकी हों। कुछ ही समय में वह इंडियन आदमी भी लियो को पूरी तरह अपना मान चुका था, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था क्योंकि सफर के दौरान उन्हें अचानक एक भयानक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। ऐसे में इंडियन आदमी खुद आगे चलकर रास्ता दिखाने लगा, जबकि घायल लियो को उसने घोड़े पर बैठा दिया। लेकिन बढ़ती कमजोरी की वजह से लियो अचानक घोड़े से नीचे गिर पड़ा। दरअसल उसे तेज बुखार चढ़ चुका था। यह देखकर आदमी ने तुरंत पेड़ काटकर तंबू बनाया, आग जलाकर पत्थरों को गर्म किया और जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा दी। गर्म पत्थरों की वजह से बर्फ पिघलने लगी और चारों तरफ गर्म भाप फैल गई। आखिर में उसने लियो को पूरी तरह ढक दिया ताकि उसका शरीर गर्म रह सके। जब सुबह उसकी आंख खुली तब तक बर्फीला तूफान थम चुका था और बुखार उतरने के बाद वह पहले से काफी ठीक महसूस कर रहा था। लेकिन वह इंडियन आदमी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वह जाते वक्त लियो के लिए खाना पानी छोड़ गया था। लियो अच्छी तरह जानता था कि वह आदमी उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था, क्योंकि उसी की वजह से आज वह जिंदा था। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही लियो के कदम अचानक रुक गए। उसने देखा कि उसी इंडियन आदमी को किसी ने बेरहमी से पेड़ पर जिंदा लटका दिया था। उसकी छाती पर एक लकड़ी की तख्ती टंगी थी जिस पर फ्रेंच भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसके साथ यह बेरहमी किसने की थी। दरअसल वह फ्रेंच कबीला था जो अपने नीचे वाले कबीलों के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता था। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही लियो को उन्हीं फ्रेंच शिकारियों का कैंप दिखाई दिया। वे लोग आराम से आग के सामने बैठकर गर्म सूप पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। उसी जगह लियो को एक इंडियन लड़की भी दिखाई दी जिसे इस कबीले के लोगों ने किडनैप कर रखा था। लियो ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन रात होने तक वह छिपकर इंतजार करता रहा। रात होते ही वह चोरी छिपे कैंप के अंदर घुसा ताकि चितकबरे घोड़े के साथ लड़की को लेकर वहां से भाग सके। लेकिन तभी एक फ्रेंच आदमी उस इंडियन लड़की को घसीटते हुए उसी तरफ आने लगा। यह देखकर लियो तुरंत घोड़े के पीछे छिप गया और चुपचाप सब देखने लगा। तभी उसे समझ आया कि वे लोग उस लड़की को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लियो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ा और बिना कोई आवाज किए उसकी बंदूक उठा ली। अगले ही पल उसने बंदूक सीधे उस फ्रांसीसी के सिर पर तान दी। इसके बाद लियो ने बिना देर किए घोड़े की रस्सी खोल दी। लेकिन तभी पास में खड़ा एक काला घोड़ा अचानक जोर से चिल्ला पड़ा। उस आवाज से फ्रेंच लोग तुरंत सतर्क हो गए। वे हथियार उठाकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। खतरा बेहद पास आता देख लियो ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे कबीले में हड़कंप मच गया। इसी मौके का फायदा उठाकर लियो और लड़की अलग अलग दिशा में भाग निकले। काफी दूर पहुंचने के बाद लियो ने पहली बार राहत की सांस ली। रात होते ही लियो आग के पास लेट गया और बंदूक को सीने से लगाए वहीं सो गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह कुछ इंडियन लोग उसी लड़की को खोजते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही लियो आधी नींद में आंखें खोलकर उठा, तभी अचानक एक तीर तेजी से उसकी तरफ आकर लगा। जब लियो ने देखा कि इंडियन लोग उस पर हमला करने आ रहे हैं, तभी उसने तुरंत अपना सामान समेटा और तेजी से भागकर घोड़े पर चढ़ गया। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन वे लोग लगातार उसका पीछा कर रहे थे। लियो ने पीछे मुड़कर कई बार फायरिंग की ताकि उन्हें रोक सके, लेकिन वह अकेला उन सभी का सामना नहीं कर सकता था। तभी अचानक सामने एक गहरी खाई आ गई और अगले ही पल लियो अपने घोड़े के साथ हजारों फीट नीचे जा गिरा।
हालांकि घोड़े की वजह से वह किसी तरह बच गया, लेकिन अब वह चितकबरा घोड़ा आगे चलने लायक नहीं बचा था। ऊपर से बर्फीला तूफान लगातार और तेज होता जा रहा था। लियो समझ चुका था कि अगर उसे जल्द कोई छुपने की जगह नहीं मिली तो वह ठंड से मारा जाएगा। मजबूरी में उसने घोड़े का पेट चीरा और उसके सारे अंग बाहर निकाल दिए। इसके बाद उसने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए और खुद को बचाने के लिए घोड़े के पेट के अंदर घुस गया। क्योंकि मरे हुए घोड़े के शरीर में अभी थोड़ी गर्मी बाकी थी, इसलिए जिंदा रहने के लिए लियो को यह दर्दनाक तरीका अपनाना पड़ा। आखिरकार ठंड से कांपते हुए वो सो गया। अगली सुबह मौसम के साफ होते ही लियो की आंखें खुल गईं। हालांकि वह अब भी घोड़े के पेट के अंदर पड़ा था, जिसके ऊपर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। इसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से पेट फाड़कर अपना सिर बाहर निकाला। ताजी हवा में गहरी सांस लेते हुए लियो किसी तरह बाहर निकल आया। उसने सावधानी से चारों तरफ नजर दौड़ाई और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। जाते जाते उसने अपने घोड़े की तरफ देखा और उसे चुपचाप थैंक यू कहकर वहां से निकल गया। चारों तरफ फैले विशाल बर्फीले मैदान और आसमान छूते पहाड़ों के बीच लियो एक छोटे से काले धब्बे जैसा नजर आ रहा था। रात होते ही वो एक पत्थर की दरार में सिकुड़ कर बैठ गया और खुद को बार बार यही याद दिलाने लगा कि फिट्स ने उसके बेटे को मारा है। दूसरी तरफ किले में लियो के कबीले वालों ने पकड़े गए फ्रेंच आदमी से पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उनके कबीले ने उनके किसी आदमी को बंदी बना रखा है, लेकिन वह घबराते हुए बार बार यही कहता रहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि उन्होंने एक इंडियन लड़की को पकड़ रखा था, लेकिन तभी एक घायल आदमी वहां आया जो भालू की खाल पहने हुए था। उसने बताया कि उसी आदमी ने कबीले पर हमला किया और लड़की को घोड़े के साथ लेकर दक्षिण दिशा की तरफ भाग निकला। ये सुनते ही कबीले वालों के मन में कोई शक नहीं रहा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो लियो ही था जो अब भी जिंदा था। इसलिए वे बिना देर किए पूरे कबीले के साथ उसकी तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते दिन से रात हो गई, लेकिन वे लगातार उसकी तलाश में लगे रहे। इस घने अंधेरे में मशालों की रोशनी दूर तक साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक रात के सन्नाटे में एक तेज गोली की आवाज गूंज उठी। सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरे में दूर एक साया भी उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही लियो उनके सामने आया, सभी लोग एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लियो इस खतरनाक जंगल में अब भी जिंदा है। सरदार तुरंत घोड़े से उतरा और लियो को जल्द से जल्द कबीले ले आया। वहां पहुंचते ही उसके घावों की मरहम पट्टी की गई। इसी बीच लियो को एक और चौंकाने वाली खबर मिली कि उसके बेटे का हत्यारा फिट्स कबीला छोड़कर टेक्सास की तरफ भाग चुका है। यह सुनते ही लियो का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वह बिना एक पल गवाए सरदार के साथ घोड़े पर सवार होकर फिट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। घने बर्फीले मैदान को पार करते हुए उन्हें घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दिए। लियो ने तुरंत पहचान लिया कि यह निशान फिट्स के घोड़े के ही हैं। इसके बाद वे उन्हीं निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगे। वे दिन भर उसका पीछा करते रहे, लेकिन जब रात को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, तब दोनों ने वहीं आग जलाकर रात गुजारने का फैसला किया। अगले दिन वे फिर से आगे बढ़े और एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां लियो को हल्की धुएं की गंध महसूस हुई। उसने सरदार को ईस्ट की ओर भेज दिया, जबकि वह खुद वेस्ट की तरफ से ऊपर चढ़ने लगा। दोनों ने अलग अलग रास्तों से खोज शुरू कर दी। थोड़ी दूरी तय करने के बाद लियो अचानक रुक गया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह तुरंत घोड़े से उतरा और बंदूक हाथ में लेकर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम आगे उसे जली हुई लकड़ी की राख दिखाई दी, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। उधर सरदार खुले इलाके में आगे बढ़ रहा था। इसी बीच पत्थरों के पीछे से अचानक एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला और उसने तुरंत सरदार पर बंदूक तान दी। अपनी जान खतरे में देखकर सरदार ने धीरे धीरे अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, लियो तेजी से घोड़े पर सवार होकर सरदार की तरफ भागा। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, तब सरदार बर्फ पर मरा पड़ा था और गोली ने उसकी खोपड़ी के चिथड़े कर दिए थे। उसी समय दूर से जोरदार धमाके की आवाज आई और लियो ने देखा कि बर्फ का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसक रहा था। इस नजारे को देखकर उसे समझ आ गया कि फिट्स किस ओर भागा होगा। फिर वह सरदार के बॉडी को साथ लेकर पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक घाटी पर पहुंचकर उसने एक पेड़ की टहनी काटी और आगे बढ़ता रहा। अब वह पूरी तरह खुले और खाली बर्फीले इलाके में था, जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक फिट्स ने उस पर बंदूक तान दी। लियो को गिरते देख फिट्स तेजी से घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। जब उसने करीब जाकर जांच की तो उसे सिर्फ एक टहनी बंधी हुई मिली। तभी उसे समझ आया कि उसने जिसे गोली मारी थी वह लियो नहीं बल्कि सरदार था। गोली लगने के बाद फिट्स किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगा। लियो गुस्से में दहाड़ते हुए बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में फिट्स अचानक कहीं ओझल हो गया, लेकिन इस बार लियो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक घने जंगल में पहुंच गया। उधर फिट्स पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और गोली चलाने का सही मौका ढूंढ रहा था। हालांकि घने कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला दिख रहा था, लेकिन फिर भी फिट्स लियो से छुप नहीं सका। अगले ही पल उसने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन लियो किसी तरह बच गया।
गया। निशाना चूकते ही फिट्स अपनी जान बचाकर भागने लगा। उसी समय लियो ने उस पर बंदूक तान दी। अचानक उसकी गोली भी मिस हो गई, जिससे दोनों के बीच जानलेवा दौड़ शुरू हो गई। फिट्स जान बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगा, लेकिन लियो आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। तभी अचानक भागते भागते फिट्स का पैर फिसला और वह नीचे जा गिरा और पीछे से लियो भी फिसलते हुए करीब आ गया। घायल फिट्स अब समझ चुका था कि भागना बेकार है, क्योंकि चाहे वह कहीं भी जाए लियो अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने आ गए। फिट्स ने अपनी गलती समझाने की कोशिश की, लेकिन लियो का जवाब साफ था कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनकर फिट्स ने कहा कि मुझे जान दो, बदले में मैं तुम्हें $300 में से $150 दे दूंगा। ये सुनते ही लियो का गुस्सा और भड़क गया। वह कुल्हाड़ी लेकर उस पर टूट पड़ा और एक ही बार में फिट्स की उंगलियां काट दी। दर्द से तड़पते हुए फिट्स ने तुरंत चाकू निकाल लिया। जैसे ही वह वार करने वाला था, लियो ने फुर्ती से उसका गला दबोच लिया, लेकिन फिट्स ने उसी पल मौका पाकर चाकू उसकी जांघ में घोंप दिया। तेज दर्द से लियो की पकड़ ढीली पड़ गई और फिट्स ने उसे जमीन पर पटक दिया। अब वह पलटकर चाकू उसकी आंखों में छेदने ही वाला था कि तभी लियो ने बची खुची ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया और चाकू छीनकर सीधे उसके ही पेट में घोंप दिया। हालांकि फिट्स अब भी नहीं रुका। उसने जोरदार लात मारकर लियो को पीछे धकेला और उसी चाकू से उसके हाथ पर वार कर दिया। दर्द के बीच लियो ने फिर कुल्हाड़ी से जवाबी हमला किया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद वह चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ा और पैर पर वार करते हुए उसका गला दबोच लिया। जब फिट्स को लगा कि उसका मरना तय है, तभी उसने कहा कि मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या इससे तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा? फिट्स की बातें सुनकर लियो की आंखों में एक खालीपन सा छा गया। तभी उसे सामने से घोड़ों की आवाजें सुनाई दी और नदी के उस पार कुछ इंडियन लोग उनकी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उन्हें देखकर लियो को अपनी मरी हुई पत्नी का वह सपना याद आ गया जो उसने पहले देखा था। उसी पल उसे जैसे सब कुछ समझ आ गया। उसने तुरंत फिट्स को पकड़कर सीधे नदी में फेंक दिया, लेकिन इंडियन लोगों ने उसे बहने नहीं दिया, बल्कि तुरंत पकड़कर किनारे पर खींच लिया। फिट्स की दर्द भरी चीखों के बीच कबीले के मुखिया ने उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद पूरा कबीला नदी पार करके लियो के सामने आ गया, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि जिस लड़की को लियो ने पहले बचाया था वही उस मुखिया की बेटी थी। अब लियो के मन में कोई बदला नहीं बचा था, लेकिन अब वह पूरी तरह उलझन में था कि आगे वह यहाँ अकेला क्या करेगा। तभी उसे अपनी पत्नी दिखाई दी, जो उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान को देखकर लियो को समझ आ गया कि उसका सफर यहीं खत्म हो चुका है। ठीक उसी तरह जैसे जसकीरत आखिरी पल में मुड़कर कैमरे की तरफ देखता है, बिल्कुल वैसे ही लियो भी आखिरी बार कैमरे की तरफ देखता है और सभी से अलविदा ले लेता है।